नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। कल अचानक से एक खबर आई थी कि सरकार की तरफ से कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलने के लिए तैयार हैं, विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन बंद करे। लेकिन विपक्ष उसके बाद भी शांत नहीं हुआ और अब विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री किस तरीके से पैलेट गन चली, कैसे वहां पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर जवाब दें, सरकार माफी मांगे और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को भी विपक्ष नहीं छोड़ना चाहता। तो क्या सरकार इस बार भारी दबाव में फंसी हुई दिखाई दे रही है? क्या विपक्ष ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है? इन्हीं सब चीजों को समझते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकेश्वर जी जुड़ चुके हैं। राजकेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, पहली बार स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर आपसे बातचीत हो रही है, बहुत बहुत जी जी स्वागत है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। राजकेश्वर जी, कैसे किस तरीके से देखा जाए सर, ये सरकार तो ऐसी थी कि कभी विपक्ष के दबाव में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन कल केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू खुद कहते हैं कि गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है। अब विपक्ष शांत हो, सदन में बैठने के लिए राजी हो। तो किस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को समझा जाए? दरअसल विक्रांत जी, जब से ये सरकार है मोदी जी की तीसरे टेन्योर तक, शायद पहली मर्तबा ये स्थिति बनी जब सरकार इस स्थिति में आई है कि उसके पास कई सवालों के जवाब नहीं उससे देते बन रहे हैं। वरना क्या वजह हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसा गृह मंत्री पार्लियामेंट में उपलब्ध हो लेकिन हाउस में न आए। हाँ। और ये अपने आप ही में ऐसा आपको 12-14 साल में कभी नहीं दिखा होगा कि ये स्थिति आवे कि ये लोग उपलब्ध हों और अपोजिशन को फेस करने से बचने के लिए अपने कमरे में बैठे रहे और शाम को फिर लौट जाए। तो ये अपने आप ही में ये दर्शाता है कि सरकार कुछ इतना बुरे फंस गई है कि उससे अब जवाब देते नहीं बन रहा है। और क्यों बुरे फंस गई? ऐसा नहीं कि अपोजिशन ने बहुत समझदारी से काम लिया और उसकी रणनीति काम आई। रणनीति काम आनी होती तो 12-14 सालों में उसकी रणनीति काम आ गई होती। बीते 12 वर्षों में नौबत नहीं बनी, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए कि सरकार अपने ही उसमें फंस गई। मसलन उसे आइडिया नहीं था कि यदि हम उसको अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर बैठने देंगे तो उसे कहीं आभास ही नहीं था कि आंदोलन इतना चलेगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। वरना शायद जिस दिन वो आते थे अभिजीत दीपके अमेरिका से, उसी दिन एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो जाती और बात आई गई हो जाती और जो लोग उनके साथ जुड़ने वाले थे सब डिसबर्स होकर रह जाते, कुछ न हो पाता। लेकिन सरकार उस आंदोलन को और छात्रों में जो गुस्सा था उसको गेज ही नहीं कर पाई कि कितना बड़ा गुस्सा है। अब उस गुस्से का नतीजा ये हुआ कि आप वो 18 तारीख की स्थिति याद करिए जब सोनम वांगचुक को उस डायस से उठाते हैं, वो टर्निंग पॉइंट है। 18 को वो, 20 को लाठीचार्ज। हाँ। उसके बाद से आज तक आपने जितने आंदोलन देखे हैं, सारे आंदोलन में सरकार इंतजाम करती, बस लगाती है, मोदी नगर से भीड़ लानी है, मेरठ से लानी है, बुलंदशहर, दिल्ली के सराउंडिंग हरियाणा से लानी है, फरीदाबाद से भीड़ बुलाई जाती है, तब भीड़ आती है। लेकिन ये स्वतः स्फूर्ति भीड़ जो थी जंतर मंतर पे, वो पूरे देश से आने लगी। और आप देखो 4-5-20 की घटना, लाठीचार्ज, 18 का सोनम वांगचुक का वहां से उठाया जाना और 24-25 में इस्तीफा हो जाता है। हाँ। उस 5 दिन का डेवलपमेंट सोचिए। और मोदी जैसा आदमी, जो प्रधानमंत्री लीडर, जो अपने आगे किसी के न सुनता हो, वो उसको लगा कि ये तो बात हमारे ऊपर आ गई, वो आदमी इंस्टाग्राम पर आ गया। उस इंस्टाग्राम पे उनकी फोटो देखिए, जो उसमें फोटो दिखती है, जो उन्होंने उनका वीडियो आया, वैसी तस्वीर मोदी की किसी ने थका हुआ हारा हुआ देखा ही नहीं होगा। तो उसकी वजह से अपोजिशन जो डेट पड़ा था उसमें जान आ गई। अब इसी दौरान पार्लियामेंट उस दौरान चल ही रही थी, क्योंकि अपोजिशन ने पैलेट गन, छात्रों पर लाठीचार्ज, चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री जवाब दे। और प्रधानमंत्री से जवाब की वजह भी है कि आप पूरे मंदिर आंदोलन में भूमि पूजन आप करेंगे, उद्घाटन आप करेंगे, सारा जो पंडितों का अनुष्ठान है वो भी आप ही करेंगे। तो यजमान भी आप हैं, मालिक मुख्तियार आप ही हैं, आपका वो ट्रस्ट भी आपके लोग हैं। अब जब जवाब देने की बात है तो आप भागते हैं। एक परसेप्शन बनता है नेशन वाइड कि क्यों प्रधानमंत्री इस पे चुप है, या लाठीचार्ज हो गया तो अमित शाह क्यों नहीं बता रहे हैं कि किसने आदेश दे दिया लाठीचार्ज का,
और किसके कहने से हुआ, ये बताने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ। सरकार को बताना चाहिए, लेकिन सरकार जिस दिन ये बता देगी कि हमने दिया था या पुलिस कमिश्नर ने दिया था, तो तुरंत बात होगी कि उसने इस टीम तक लाठीचार्ज कर दिया, इसको बर्खास्त करो। फिर आप कैसे अपने आदमी को बर्खास्त करोगे, क्योंकि अभी तक की सारी पोस्टिंग में आप उन्हीं अफसरों का चयन करते हैं, सीबीआई में, ईडी में, ये सब कई नजीरें हैं पीछे की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सेवा विस्तार पर चल रही सरकार पूरी, अभी फिर सेवा विस्तार मिला 2-3 अफसरों को कल परसों में। हाँ। तो ये अपने चुनिंदा लोगों को लाए हैं, तो अपने चुनिंदा लोगों को फांसी कैसे टांगे, और या तो अपने ऊपर ले। ये दोनों स्थिति ऐसी फंस गई है, सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। सरकार अब जो आप कल की बात कर रहे थे कि किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार तैयार है और होम मिनिस्टर जवाब देने को तैयार है और चर्चा होनी चाहिए। सरकार इस चालाकी में है कि अमित शाह को खुलकर बोलने दिया जाए, हाँ। और वो सारे मुद्दों पर बोलेंगे। हाँ। वो झारखंड भी बोलेंगे, वो इमरजेंसी भी बोलेंगे, वो नेहरू पर भी जाएंगे, बहुत दूर दूर तक जाएंगे। हाँ। सॉरी, अपोजिशन जान रहा है कि यदि इनको ये छूट मिल गई तो ये पैलेट गन और लाठीचार्ज जो जंतर मंतर का है, ये चौथे 5वें 10वें स्थान पहुंच जाएगी, दूसरी फाइलें खुल जाएंगी। तो अपोजिशन इस फिराक पर है कि हम अपने एजेंडे पर हैं, आप इसी पर बोलिए। हाँ। दूसरा उनका है कि जब होम मिनिस्टर बोले, जो इंटरनल बातचीत है, तो सरकार का पक्ष है कि कोई डिस्टर्ब न करे, उनको सारे बोलने दिया जाए। ये भी अमित शाह जान रहे हैं कि यदि मैं नेहरू पर गया, यदि मैं इमरजेंसी पर गया, तो अपोजिशन हमारा पूरा वो कर लेगा और बायकाट कर देगा कि आप तो मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो सरकार अभी तक जहां ना आके तमाशा बनने से बची है, उस तमाशे से बचने के लिए पीछे हट रही, हमको सब पे बोलने दिया जाए। ये लोग इस फिराक में अपोजिशन वाले कि पूरा सत्र चला गया, 2 दिन बचा है, ये 2 दिन में अमित शाह के अपनी बात कह ले जाएं और जो जो कहना चाहते हैं, सिर्फ लाठीचार्ज नहीं, तब तो वो अपनी बात कह के बहादुर साबित हो जाएंगे और हमारा आज तक का किया धरा पानी फिर जाएगा। तो अपोजिशन अपने फिराक में है, सरकार अपने फिराक में। इन दोनों के फिराक में नुकसान सरकार का है कि सरकार न तो कोई विधायी भी कर पाई इतने दिन में, और न सरकार की बात देश के सामने आ पा रही है। मुझे तो तात्कालिक तौर पर इसका विश्लेषण इसी तरीके से दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर, पहली बार ऐसा भी लग रहा है कि सरकार किसी सत्र के दौरान विपक्ष एकदम उस पर हावी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार उस चक्रव्यूह में फंस गई है जिससे निकलने के वो रास्ता तलाश रही है, लेकिन निकल नहीं पा रही। अगर हम इस सत्र के शुरू होने से पहले आखिरी चुनाव की तरफ बात करें, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ऐसा माहौल बन गया था देश भर में कि बीजेपी अब अश्वमेध घोड़े पर सवार है और विपक्ष की कोई ताकत अब देश में रह नहीं गई। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के सांसद टूटे, वो बीजेपी के साथ गए, ऐसी पार्टी बन गई जिसका अस्तित्व ही नहीं था और उसके 20-22 सांसद हो गए। एनसीपीआई, आम आदमी पार्टी, पंजाब में 2 विधायक हैं केवल बीजेपी के, अब वहां पर उसके 6-8 विधायक सांसद हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे करिश्मे हो गए, लग रहा था कि विपक्ष जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में आ गया। लेकिन राम मंदिर चोरी और छात्रों के आंदोलन, इसने पूरे संसद के मानसून सत्र की तस्वीर ही बदल दी है। दरअसल इसमें मुझे एक चीज और भी दिखती है जी। बीजेपी जब से सरकार में आई है 2014 से लेकर और राज्यों में उसके बाद से, उसने एक चीज तो साबित किया इस देश में कि चुनाव कैसे जीता जाता है वो हम जानते हैं, और हम जब चाहेंगे चुनाव जीत लेंगे। कैसे लोगों को तोड़ा जाता है वो हम जानते हैं, हम जब चाहेंगे तोड़ लेंगे। तो पहले की सरकारों में ये कोई कह देती, सरकार कोई प्रधानमंत्री ये कह देता कि ये पार्टी 80,000 करोड़ रुपए के घोटाले में डूबी हुई है, तो उसके तीसरे दिन अभी तक इस देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो जिसको कहता उसको अपनी पार्टी में शामिल करा लेता, उसका अपने साथ जोड़ लेता। ऐसी नजीर नहीं मिलेगी। या हिमंता विश्व शर्मा, या ये जो बंगाल में चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी, ऐसे तमाम। इसने एक लाइन खींची इस देश में कि भ्रष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भ्रष्ट हो तो तुम्हें हमारे साथ रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं बचोगे। जैसे एक फिल्म आई थी अर्धसत्य, उसमें ओमपुरी को संबंधी, ओमपुरी कहता है, ओमपुरी को सदाशिव अमरापुरकर जो बेलन हो कहता है कि ठीक है हम तुम्हारी नौकरी बचा लेंगे, पुलिस में रहोगे लेकिन तुम हमारे आदमी बन के रहोगे। ठीक उसी तरीके से कि तुम भ्रष्टाचार में फंसे हो तो तुम्हें हमारे झंडे के नीचे रहना होगा।
क्योंकि जब से इस देश में पॉलिटिक्स हो रही तो भ्रष्टाचारी तो हर पार्टी में है। तो इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचारियों का पूरा सिलेक्शन ही कर लिया अपनी तरफ, सीबी से, ईडी से और सीबीआई से, तमाम सारे रास्तों से पैसा कौड़ी धन दौलत डर हर रास्ता अपनाकर। तो उससे क्या हुआ कि इनके पास एक बड़ा बैंक तैयार हो गया ऐसे नेताओं को, जो नेताओं का जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का लेबल इन्होंने खुद लगाया था या वो जांच में ऐसे भ्रष्टाचार में फंसे थे। अब उस सब से क्या हुआ कि दूसरा रिजीम होता, जब आप पत्रकारिता में आज तक वगैरह में थे या हम लोग थे, तो हम लोग इस पे खबर लिखते थे, सरकारें डरती थी। इन्होंने उसको भी नैरेटिव खत्म कर दिया कि हमारे पास जो लोग हैं वो सब अच्छे लोग हैं, सारे सवाल अपोजिशन से पूछो। तो इसलिए जब ये पश्चिम बंगाल जीतते हैं तो जितना ये जीतते हैं उससे ज्यादा मुख्य धारा का मीडिया ढोल बजाने लगता है। तो इनकी सारी बातें पब्लिक में ऐसे जाती हैं कि अब जीत गए और कुछ बचा नहीं, अब सारा राजपाट यही है, ओनली मोदी ओनली मोदी। तो दो तरीके की स्थिति बनी, एक तो इन्होंने ये सब किया और दूसरे मुख्य धारा के मीडिया ने उसको वैसे फैलाया। तो इससे क्या हुआ, जो पब्लिक पल्स है या नीचे जो तबाही है या जो लोगों में बेचैनी है वो सामने आ नहीं पाई। या इवन दिन आप महसूस करो, यूथ की बेचैनी ही क्या अकस्मात हो गया कि 35 दिन में आपके धर्मेंद्र प्रधान तीसरे चौथे पांचवें नंबर के मंत्री इस्तीफा ले लिया गया। इसका मतलब कि आप उस चीज को नीचे क्या चल रहा था ना आप देख इसलिए नहीं पाए, मीडिया को आपने तो कस रखा, मीडिया दिखा नहीं सकता। होता ये कि यदि मीडिया पहले जैसा फ्री होता तो ये अपडेट रहते दूसरी सरकारों की तरीके से कि कहाँ क्या गड़बड़ हो क्या रहा है, छात्रों में क्या गुस्सा है, इसमें क्या गुस्सा है। तो इन्होंने तो उसको बाहर आने ही नहीं दिया। और जब वो दगा कस के फटा दिल्ली में जाके, जंतर मंतर मान लीजिए वहां से, तो उसका छोटा पटाखा जो है झारखंड में दग रहा है। तो इस चीज को अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां डर गई हैं एकदम से कि ये तो जैसे महिला वोट बैंक था उसी तरीके से यूथ है, और यूथ में तो सारी चीजें, नौजवान है, न मालूम किस हद तक जाएगा। तो वो एक इतना बड़ा खतरा बन गया है। उस खतरे को अपोजिशन जो मौजूदा अपोजिशन है, उस खतरे ने उसको ऑक्सीजन दे दिया। इसलिए ये स्थिति बन गई मोदी सरकार के सामने, नहीं तो शायद ये नौबत आती नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और बताइए सर कि इसको किस तरीके से राजकेश्वर जी देखा जाए कि गृह मंत्री अमित शाह की जो छवि है उसको बीजेपी, उसका इकोसिस्टम ने पिछले कई सालों में उस छवि को बिल्कुल इस तरीके से गढ़ने की कोशिश की कि वो लोह पुरुष सरदार पटेल से उनकी तुलना, उस तरीके की छवि दिखाना कि देश के बहुत सबसे मजबूत गृह मंत्री अगर कोई हैं तो अमित शाह देखने को मिले। सरदार पटेल के साथ कई बार उनकी तुलना बीजेपी नेताओं के जरिए सामने आई। क्या अमित शाह की उस छवि को भी नुकसान पहुंचा है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी जिनकी सरकार का एक इकबाल हुआ करता था, वो इस इस्तीफे के बाद क्या सरकार के इकबाल में और अमित शाह की छवि को लेकर इस पर भी एक बड़ा डेंट पड़ा है? इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि अभी तक का कई मर्तबा आम बातचीत में बड़े अफसर और राजनेता ये सब बातें शेयर करते हैं, कहते हैं यार मोदी से बच सकते हो लेकिन अमित शाह नाराज हो गए तब आपके लिए खतरा हो जाएगा। इट मीन्स कि मोदी जो कुछ भी करते हैं वो अमित शाह की वजह से ही करते हैं, ब्रेन तो सब अमित शाह का ही। उसके पीछे और ये भी सच है कि जब से वो गुजरात से लेकर मोदी के साथ में है, जब गृह राज्य मंत्री थे गुजरात में और आज तक के सफर में, तो जिस तरीके से मोदी के आसपास जितनी चीजें हुई हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें अमित शाह शामिल नहीं है। अब स्थिति यह है कि अमित शाह सब चीज में शामिल हैं, तो और अमित शाह जो चाहते हैं वो होता है। तो सबके दिमाग में परसेप्शन तो है कि जो इधर एक साल खासकर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से या उसके पहले से बनाने की तैयारी हो रही है, एक परसेप्शन, वो नैरेटिव कि मोदी के बाद अमित शाह, वो भी है। तो अमित शाह को उस हिसाब से उनके मीडिया ने, जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो उल्लू को कबूतर कई बार कहता रहा है, उसने उसी तरीके से उनको भी बना के रखा है। इसलिए वो सरदार पटेल तक चला गया। तो चूंकि उसने जो देश को बताया कि सरदार पटेल के बराबर हैं और ऐसा कोई नहीं हुआ, इन्होंने नक्सलवाद खत्म कर दिया देश में, ये जो चाहते होता, चाणक्य हैं, चुनाव जिता देते हैं, ये सारा सब कुछ जितना कर देते थे, इसी जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में
आके बयान न देने से वो सब न मालूम कहाँ चला जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मीडिया वाले अखबार में क्या छप गया ये सब सवेरे देख लें। हम आप भी पत्रकार हैं इतने दिन से, जब हम लोग लगातार रिपोर्टिंग करते थे तो ऐसा भी होता था, बहुत चीज हम लोग भी जानते थे लेकिन लिखते नहीं थे, हाँ लेकिन पता तो रहता था। ऐसे बहुत चीज पब्लिक को लगने लगा कि बताओ चंदा चोरी हो गई, राम मंदिर में बोल नहीं रहे, नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह भी नहीं बोल रहे हैं सॉरी। और इसी तरीके से पार्लियामेंट में यदि आप इतने बड़े चाणक्य हैं, इतने बड़े रणनीतिकार हैं, तो आपके यहाँ बताना चाहिए कि हाँ मैंने आदेश दिया था, छात्रों ने गलत किया, या पुलिस कमिश्नर ने दिया था, हमने उससे जवाब मांगा है, या फला अधिकारी ने दिया था। ये तो हाँ। इनकी तरफ से कहा जा रहा पायलट गन चली ही नहीं है। हाँ, और जब वो जिसको छर्रा लगा है उसको टीवी में दिखाया जाता है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? पूरा देश नहीं देखता कहाँ इसकी शरीर पे छर्रा लगा है। या तो ये साबित कर देते कि इसको पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में छर्रा लगा तो वहां से लाके दिखा रहे हैं। हाँ, सरकार का भागना इस तरीके से पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट सेशन न चल रहा होता तब सरकार दहने बाहर आती, कोई बात नहीं। ये पूरा सरकार रोज के रोज बेपर्दा हो रही है, सरकार मतलब देश के सामने, तो उससे स्वाभाविक है डेंट होना जो है, वो डेंट जो है सरकार में जो लोग बैठे वही लोग होंगे। दूसरी चीज याद करिए अन्ना हजारे वाला आंदोलन, तब आप मेन धारा की मुख्य धारा की मीडिया में थे। उस आंदोलन में जो कुछ भी किया गया, वो आंदोलन के पीछे जो लोग भी थे, उसकी फसल काटी बीजेपी ने और फसल काटी केजरीवाल ने। 14 साल बाद फिर इतिहास दोहराया अपने को, अब बैठ गए जीत के और एक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन का फॉलआउट पूरे देश में युवाओं में गुस्सा है, तमाम जगह। अब इंटर कॉलेज के बच्चे भी बाहर आने लगे हैं, जन अल्फा भी करने लगे हैं। तो जन अल्फा, हाँ, वो जिस इंटर कॉलेज में देखो खड़े हो जाते हैं, एसी लगवाइए, पानी लगवाइए, आरओ लगवाइए, पंखा नहीं है। तो ये अब जो नैरेटिव बन रहा है, इससे सरकार डेंट होगी। तो जब उस बार हुआ था अन्ना हजारे का, तो मनमोहन सरकार को नुकसान था, तो इस बार अब जीत के समय में होगा तो क्या बीजेपी से उसको, कांग्रेस को नुकसान होगा? जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप उसको नुकसान होगा। तो जो उसको नुकसान होगा स्वाभाविक है, उसका फायदा अपोजिशन ही लेगा। और अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उसमें नेशनल लेवल पे स्वाभाविक है कांग्रेस है बड़ी पार्टी, और राज्यों में जो जिस लायक रहेगा उतना लेगा। तो ये सरकार को पहली मर्तबा एक ऐसी चक्रव्यूह में फंसी है कि उसने जो कुछ बनाया था ताना बाना 12 साल में, 14 साल में, वो ताना बाना उसका 12 साल में बिखरने लगा है। और खासकर इसलिए और बिखर रहा है कि जब आप कोई ऐसा मौका आता तो उसमें सामने नहीं आते हैं। जैसे चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री को आके सिर्फ इतना कह दिए होते कि वो हमारे दिल के करीब है राम मंदिर, हमने बनाया, ये किया, वो किया, और इसमें जो भी चोरी किया बख्शा नहीं जाएगा और केंद्र उसकी जांच कराएगा फला एजेंसी से, तो वो उस दिन सब ठंडे हो जाते, चलो भाई ये जांच कराएंगे, कोई बात नहीं। या छात्रों वाले आंदोलन में अमित शाह या प्रधानमंत्री आगे आके कहते। तो चूंकि अभी तक इनका बहुत कुछ जो है वो मीडिया का गढ़ा हुआ है, बिल्कुल, और उसमें जैसे कोई मुसीबत आती है तो उसी का ये नजीर है जो अभी आजकल हो रहा है कि एक ऐसा मामला आ गया कि पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, हाउस में नहीं आएंगे। और रही बात सरकार की, कौन सी सरकार नहीं पेश करती? कोई सरकार ऐसी है जो न पेश करे? मनमोहन सिंह सरकार में कितने इस्तीफे हुए, दयानिधि मारन का हुआ, ये राजा का हुआ, और उसका नटवर सिंह का हुआ, किसका किसका नहीं हुआ? भाई आप भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सरकार आप भी हैं, आप भी फेस करिए चीजों को, जो गलत है उस गलत को गलत करिए, मतलब साबित करिए, और सही को सही रखिए। गृह मंत्री का तो कपड़े बदलने सर, गृह मंत्री का तो कपड़े बदलने, क्या बात है वो। मैं तो जो ऐसे समर्थक लोग पत्रकार थे जो उस बीट को कवर करते थे, तो वो कहते थे कि शिवराज पाटिल कपड़ा पहन लेते तब प्रेस कराते हैं ताकि उसकी कृषि न टूटने पाए। उनको कपड़े के लिए कहते थे जब दिल्ली में बम फटा था। और आज के कपड़े में कि एक ही दिन में 14 बार बदला जाता है, तब वो कोई नहीं कर रहा है। तो इस मीडिया के गढ़ा नैरेटिव जो है वो भी मुझे लगता है कि सरकार के गले की फांस बन रहा अब, क्योंकि इसी मीडिया ने इसको ऐसा पेंट करके दिखाया है
अब उसके हाँ सामने कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो भी कुछ मदद नहीं कर पा रहा है। उस आंदोलन को याद करिए, किसानों के आंदोलन को। जी। जो मीडिया किसान आंदोलन को कंडेम कर रहा था और सारी चीजें आतंकवादी से लेकर सब कुछ है, और मर्डर हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की चीजें बता रहा था। जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा मेरी तपस्या में न मालूम क्या कमी रह गई और मैं ये तीनों कानून वापस लेता हूं, वही पत्रकार जो थे, एक पत्रकार तो ऐसा चैनल बोला कि हम लोग काम मुंह दिखाएं, हम्म। आपके कहने से हम लड़ते रहे और आप अकस्मात हट गए, बताए भी नहीं क्यों हट रहे हैं। तो जब उन लोगों को लेके आप ये दीवार खड़ी किए हैं, तो ये दीवार सही तस्वीर आपको नहीं दिखाएगी। हाँ, शुरू से कहावत थी कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हाँ, तो आप ऐसे लोगों को रखते तो आपको सरकार चलाने में आसानी होती। लेकिन यदि चाटुकारों को और भक्तों को रखेंगे तो उसकी परिणत मुझे यही दिखती है जो आज की तारीख में दिख रही। बिल्कुल। एक और हाँ, चीज बस आपसे जानना चाहूंगा राजकेश्वर जी, अंतिम सवाल मेरा होगा कि इस जी। बार एक तो लोकसभा स्पीकर बड़े अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष बड़े बड़े दिल वाले दिखाई दे रहे हैं। इस बार सांसद वगैरह उतने सस्पेंड, जो हर बार हम देखते थे कि जरा भी हंगामा होने पर सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता था, हाउस सुचारू चलाया जाता था, वो सब प्रक्रिया नहीं हो रही। और दूसरा कि गृह मंत्री एफसीआरए बिल को लेकर बड़े वो हैं कि एफसीआरए बिल को तुरंत इसी सत्र में करना है। और डिलिमिटेशन बिल, कहा जा रहा था कि सरकार ने जो है नंबर पूरे ही इन बिलों के लिए किए हैं। तो ये दोनों बिल भी अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब 2-3 दिन का खेला बचा है इस मानसून सत्र का। नंबर तो इसलिए पूरे दिखाई दे रहे थे हम्म। कि जो ब्रीफिंग होती है बीट के लोगों को हाँ, और सरकार को कवर करने वालों को, वहां से आने के बाद नंबर अखबार में और न्यूज चैनल में पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। क्यों कि उन्होंने कहा कि हमारे पास इनसे बात हो गई, उनसे बात हो गई और इतने हो गए, पूरा हो जाएगा। और जब सवेरे पानी बरसते समय छाता लगा के धरना प्रदर्शन शुरू होता है तो नंबर घट जाता है। हाँ, तो ये उसका जो नंबर पूरा होता है इसी तरीके से होता है। मुझे हाँ, नहीं लगता कि जो 2 दिन बचा हुआ है, इस 2 दिन में सरकार उस तरफ बढ़ भी रही है। सरकार तो अब सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरीके से अमित शाह का बयान अपोजिशन सुन ले हाँ, पार्लियामेंट में, और उन्हें जितनी अपनी बात कहनी है, अब हाँ, उसमें अपोजिशन को पूरा बेपर्दा करना है, पूरे हाँ, विपक्ष को वो कह वो ले जाए और मतलब देश सुन ले उसको, अगले दिन बढ़िया से छप जाए और मीडिया बढ़िया से दिखा दे कि निरुत्तर हो गया विपक्ष, अब नहीं बोल पाया विपक्ष। उस मतलब वो चालाकी में सरकार है और ये लोग इस चालाकी में है। जब पूरा सेशन बीत गया तो 2 दिन हाँ, के लिए हम आपको वो मौका देने वाले नहीं है। हाँ, तो मुझे मुझे ये लगता है कि जो छपा है आज अखबार में, अमित शाह देंगे जवाब हाँ, और ये होगा वो होगा सारी चीज, कहाँ जवाब हो पाया। हाँ, तो कल शाम की ब्रीफिंग जो थी वो तो आज दिखाई पड़ गई जनता के सामने, लेकिन रिजल्ट फिर वो दूसरा हो रहा है, नहीं दिख रहा वैसा। और जो कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ये तो लोकसभा अध्यक्ष को भी पता है। जो पहले मतलब पहला दौर था मोदी का और दूसरा जिसमें ये आए हैं दूसरी बार वाले सरकार में बने हैं, हाँ, तीसरी बार में वो संख्या बल है नहीं, वो वाला अपोजिशन नहीं है। तो हाँ, जितना अभी चीजें हैं अपोजिशन गले में अटका पड़ा है, तो हाँ, यदि ये उस तरीके सस्पेंड करेंगे तो फिर तो चुनाव ना होगा, चीजें सामने होगी। पहली हाँ, मर्तबा सरकार ऐसा है कि रिवर्स में दिख रही है, पीछे हटती हुई दिख रही है। हाँ, वो आक्रामकता नहीं रह गई है। इस बिल्कुल, बार जब से तीसरी टर्म की सरकार बनी है, क्या वो तेवर आप देख रहे हैं जो तेवर पिछली बार था उससे कई गुना फायरी है अपोजिशन आज का। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सरकार को भी भाई सरकार के लोग ही जाके अपोजिशन के लीडर से बात करते हैं कि कल हाउस हुँ, चलने दीजिए, ये करिए। तो आप पहले 3 लोगों से बात करते थे, अब 8 लोगों से बात करना पड़ रहा है। हाँ, पहले जिससे बतियाते थे उसके 40 एमपी थे, हाँ, अब जिससे बतियाते हैं उसके 100 एमपी हैं। हाँ, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। तो वो चीज वो भी नहीं कर सकते, ओम बिरला भी जो पहले कर लेते थे। हाँ, शायद उसका सबका ये रिफ्लेक्शन इस सत्र में जो दिख रहा है वो यही है। नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री अमित शाह जी और ये क्या नाम है क्या ये ओम बिरला, इन तीनों में वो वाली कड़की नहीं दिख रही जो पिछली सरकार में हाँ, दिख रही थी। दिखाई देती हाँ। थी, बिल्कुल सही। और और इस बार आपको एक और याद नई होगा चीज़। दो एक चीज ऐसी हुई थी कि
होम मिनिस्टर तो किसी मामले में गुस्सा करके अपोजिशन के लोग डांटने की मुद्रा में बात कर रहे थे, आपको याद होगा। लेकिन बिल्कुल अब की बार तो ऐसा नहीं दिख पाया कि वो स्थिति हो। तो फर्क तो पड़ा है, तो असर दिखेगा ही। जी, बिल्कुल। और आप शायद कुछ कह रहे थे। यही कारण है कि आज जो बीजेपी की मंगलवार को बैठक होती है संसदीय दल की, एनडीए की, उसमें से निकलने के बाद पूरे एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन, मार्च निकाला। अब बताइए, सत्ताधारी दल मार्च निकाल रहा है विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये इस स्थिति से समझिए ना कि आज तक तो ये आपको भी पता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में पहले ये था कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो बिल आएगा उसकी कॉपी अपोजिशन को दे दी जाएगी, बिल्कुल। ताकि वो लोग तैयारी से आए कि ये बिल आने वाला है। फिर तय हुआ कि 24 घंटे पहले दे देंगे, कल आएगा तो आज दे देंगे। ऐसे ऐसे बिल ले आई इस सरकार ने अपनी पिछले रिजीम में, जो पिछला उसका टेन्योर था, कि आज ही 11 बजे हाउस बैठेगा, आज ही बिल आएगा, कि और आज ही पास होगा। तो ये सब तो मैंने तो 10 साल कवर किया पार्लियामेंट को, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। और जो लोग पीठ पर बैठते थे, पीठासीन होते थे, सभापति या लोकसभा अध्यक्ष, मैंने वो दौर भी देखा कि भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के थे और सरकार मनमोहन सिंह की आ गई थी। तो बीजेपी वाले थोड़ा कई मरतबा हाउस चलते समय ऐसा दिखता था कि चाहते थे कि अरे आप तो हमारी तरफ के हैं, तो वो कुछ करते थे। तो चेयर से हाथ उठा के वो कहते बैठ जाओ, हम जानते हैं तुम्हें, बैठो, और बैठा देते थे। अब चेयर क्या है, मैं रोज नोटिस करता हूं, जैसे ही सब्जेक्ट से बोलते हुए प्रसंग के तौर पर कोई रेफरेंस कोई ले आया, तैसे चेयर कहती नहीं, विषय पर बोलिए, विषय के बाहर नहीं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि जो संसद में बैठे लोग हैं, संसद सदस्य हैं, उनके मुंह पे ताला लगा दिया है कि बोलने भी नहीं देंगे, अलाउ भी करेंगे, बोलो वही जो हमको पसंद हो। और ये शुरू से था, पार्लियामेंट में आदमी नहीं बोलेगा, सांसद बोलेगा तो कहां बोलेगा। तो जब वो बात करता है तो रेफरेंस लाता है, वो ये कहता है कि साहब पिछले साल गोली चल गई थी, इसमें 18 लोग मरे थे, तुरंत कहें पिछले साल का जिक्र मत करो, इसी साल की बात करो। तो ऐसे कैसे फिर वो कौन सा एमपी अपनी बात रख पाएगा भाई। तो ये सब चीज सरकार को लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन लोग देखते हैं, असर करती है। और सरकार चूंकि नहीं गेज कर पा रही उन चीजों को, इसमें सरकार का नुकसान है। और सरकार के लिए एक बड़ा लेसन है युवाओं का गुस्सा, जनजी का गुस्सा, जिसको खुद नहीं समझ पाए। सरकार महसूस करे तो वो नोटिस करे कि हम कैसे नहीं जान पाए कि नीचे क्या खोल रहा है अंदर। बिल्कुल। तो मुझे तो कुछ तस्वीर ऐसी लगती है। जी बिल्कुल ठीक बात। और आज के अब सरकार को भी कम से कम इस सत्र ने यह संदेश दिया कि सिर्फ जो है विपक्ष को बुलडोज करके या केवल अपनी मनमानी से सदन चलाना शायद उतना आसान नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार। जी, नमस्कार।